हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा जो नेक्स्ट जो जेबीटी कमीशन का मैथमेटिक्स वाली सीरीज चलाई थी, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है 26/5/2026 का। ठीक है, अभी हम 25 की तीनों शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये हम डन कर चुके हैं। 26 की हम फर्स्ट सेकंड कर चुके थे, आज हम करेंगे थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 26 की थर्ड शिफ्ट आज की हमारी रहने वाली है, जिसमें हम कितने 30 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो हमारा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। जैसे आप 30 क्वेश्चन अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आप सिलेबस जो है पूरा जो है कवर करते हुए चल रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया था, देखो ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन फर्स्ट था। ठीक है, एंगल से क्वेश्चन दिया था। इन एंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू एंगल है। ठीक है, पी क्यू आर मतलब एक हमारा एंगल बना रहा है। इफ क्यू इज द वर्टेक्स, क्यू उसका क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब समझते हो? वर्टेक्स होता है शीर्ष जो होता है, जो एंगल की जो भुजाएं होती, तो मतलब जो एंगल की भुजाएं होती तो हमेशा वर्टेक्स से निकलती है। मान लो अगर मैं यहाँ एक वर्टेक्स बना, ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो एंगल की जो एंगल जहाँ ये बनाएगा, तो वर्टेक्स से जो भुजाएं निकलती है, यानी साइड जो होगी इस वर्टेक्स से निकलेगी। अगर हमारा ये एंगल बनाएगा, एक अगर साइड इधर को निकलेगी तो एक साइड इधर को निकलेगी, मतलब इस वर्टेक्स से जो दोनों साइड निकलेगी। तो इसमें हमें ये बोला है क्या है कि एक एंगल पी क्यू आर में यदि क्यू शीर्ष है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कोण की भुजाओं को सही तरीके से निरूपित करता है। तो अगर मैंने वर्टेक्स किसको मान लिया, हमने क्यू, हमने वर्टेक्स मांग लिया, और एंगल क्या हमारा पी क्यू आर, यानी पी और ये आर, ये एंगल है ना पी क्यू आर, ऐसे एंगल बना रहा पी क्यू आर, है ना पी क्यू आर, ये एंगल बना रहा है। यहाँ पे क्यू क्या है? इसका वर्टेक्स है। ठीक है, और एंगल कौन सा है? पी क्यू आर। तो अब यहाँ पे भुजाओं के लिए इसकी जो साइड होगी, एक साइड तो क्यू पी होगी, एक साइड क्या होगी? क्यू पी, और दूसरी साइड होगी क्यू आर। तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होना था? पी क्यू। देखो पी क्यू और क्यू आर, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ इसमें होना था। देखो क्यू से हो रहा है ना, क्यू हमारा वर्टेक्स है, तो क्यू से एक साइड बनाएगा। देखो फर्स्ट साइड हमारी बनेगी, फर्स्ट साइड क्यू पी। ठीक है, क्यू पी, तो क्यू पी दिख रहा है? हाँ जी, देखो क्यू पी और क्यू आर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। कौन सी संक्रिया परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमेय है? ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है हमारा, देखो ए एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, ये बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। देखो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यहाँ प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है, देखो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर मैं इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं इसमें जो है एडिशन साइन लूँ, a प्लस बी, तो किसके इक्वल होगा? हमेशा b प्लस ए, तभी ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन लूँ, a इंटू बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? b इंटू ए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2 + 3 करोगे तो 3 + 2 के इक्वल होगी, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर 2 × 3 करोगे तो इक्वल्स टू 3 × 2 भी, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो ये भी क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है, कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स किसके लिए इसमें जो है एप्लीकेबल होगी? वो डिवीजन। देखो डिवीजन का मैंने बात ही नहीं की, नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद देखो a डिवाइडेड बाय क्या इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या ये 3 डिवाइडेड बाय 6 हो सकता है? क्या 3 को 6 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल भी नहीं होगा। अगर एक्सपोनेंशियल की बात करें हम, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर, है ना। अगर मान लो 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 है, तो क्या 3 की पावर 2 एक दूसरे के इक्वल होगा? नहीं होगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो एक्सपोनेंशियल भी नहीं होगा। एडिशन में ये हो सकता है। देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सेटिस्फाई करती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकती, क्यों? आप खुद देखो, अगर मैं 2 - 3 करूँ तो क्या ये 3 - 2 के इक्वल होगा? a - b इक्वल्स टू b - a, नहीं हो सकता। ये देगा हमें माइनस वन और ये देगा 1, तो नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होगी एडिशन। अगर एडिशन ना होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन दिखता, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, Why does the sum of consecutive odd numbers always result in a perfect square? क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग ही क्यों प्राप्त होता है?
अब देखो क्रमागत का मतलब होता है जो आपकी सीक्वेंस में संख्याएं चलती है, ठीक है। तो ये बोला कि क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग ही क्यों प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है। तो अगर मैं आपको इसका एक पैटर्न बताऊं, देखो क्रमागत का मतलब सबसे पहले हमारा विषम संख्या बोली ना 1 होता है, ऑड नंबर, ठीक है। तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। अगला मेरा जो है पूर्ण स्क्वायर बोल रहा है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो 1 हमारा जो है 1 का स्क्वायर 1 ही बनाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट जो अगर इसमें 1 नेक्स्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अगला होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो फर्स्ट जो था हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अगला मेरा 4 कैसे बना, 1 + 3 अगर करूँ मैं तो 4 बनाएगा, ठीक है। एक में कितना जोड़ा 3 जोड़ा। और 9 कैसे, अगर मैं 1 + 3 ये, अब इसमें मैं 5 जोड़ूँ तो कितना बनेगा 3 और 1 4 और 5 9, ये बना रहा है। फिर अगला मैं 1 + 3 + 5, ये तो 9 हो गया ना। प्लस अगर मैं इसमें 7 ऐड करती हूँ, 9 और 7 कितना हो गया 16। मतलब ये एक पैटर्न बनता जाता है जब भी आप ऑड नंबर को जो है प्लस करते जाते हो क्रमागत संख्याओं में, तो एक क्या देता हमें परफेक्ट स्क्वायर देता है। ऐसे पैटर्न चलता जाएगा। फिर अगला नंबर आप 11 ऐड करोगे तो ये हमें 25 देगा। फिर आप 13 ऐड करोगे फिर वो 36 देगा, ठीक है। तो ये पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया था, ए ऑप्शन था ऑड नंबर्स आर ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। क्या विषम संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग होती है, नहीं होती। सारी विषम संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होती। बी ऑप्शन बोलता है ऑड नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3। क्या ऑड नंबर जो है विषम संख्या 3 के गुणज ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑड नंबर जरूरी नहीं कि 3 के ही गुणज हो। सी ऑप्शन बोला ईच ऑड नंबर्स कंप्लीट्स अ न्यू स्क्वायर लेयर। प्रत्येक विषम संख्या एक नई वर्ग परत को पूरा करती है। हाँ जी, हर एक विषम संख्या जब हम ऐड करते जाते तो हमारा एक नया जो है परफेक्ट स्क्वायर बनता जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता। डी ऑप्शन बोला ऑड नंबर इंक्रीज यूनिफॉर्म। विषम संख्या एक समान रूप से बढ़ती है। ऐसा नहीं कि विषम संख्या जो एक समान रूप से बढ़ती है। वैसे इसमें क्या हो सकता था, इसका जो करेक्ट आंसर आना था, इसका आना था ऑप्शन सी। आप खुद देखो 1 + 3 + 5 + डैश डैश, या आप ऑड नंबर ऐड करते जाओगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर देता है, यानी 2n-1 की फॉर्म में। देखो 2 यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तो -1, यानी पहला नंबर ही आ गया। फिर अगला नंबर क्या लोगे 2 × 2 -1, 2 × 2 = 4 -1 यानी 3 देगा। फिर अगला अगर यहाँ 3 पुट करते हो 2 × 3 = 6 -1 कितना आएगा 5। ये आपका जो है विषम संख्या जो निकलती जाती है। तो ये हमारा एक पैटर्न फॉलो करता है। तो ऑप्शन सी इज द, मतलब ईच ऑड नंबर कंप्लीट्स अ न्यू स्क्वायर लेयर बनाता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑड नंबर इंक्रीज यूनिफॉर्मली, विषम संख्या एक समान रूप से बढ़ती। तो इसका जो क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव, जोड़ने की बात की थी, सदैव एक पूर्ण वर्ग ही क्यों प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर था ये था कि ये जो है विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण वर्ग इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हर संख्या विषम संख्या जो है एक नई जो क्या बनाती है, न्यू स्क्वायर लेयर बनाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। Which situation best represents the graphical method of solving a pair of linear equation? कौन सा परिदृश्य एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करता है, ठीक है। अब इसमें आप खुद देखो, इसमें ग्राफिकल मेथड की बात की। जो ग्राफिकल मेथड होता है हमारा, जो ग्राफ मेथड होता है, उसमें क्या होता है, अगर ग्राफ मेथड की बात करो तो इसमें हमें मान लो 2 इक्वेशन दिए, तो दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर जो अगर लाइंस के रूप में हम ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, यानी जहाँ एक दूसरे को काटती है, ठीक है। मान लो हमने 2 लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, तो जब ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यानी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारी लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, अगर किसी पॉइंट पे काटती है, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैं आपको बता चुकी, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब जो है इंटरसेक्ट करती है लाइन, ठीक है। और लाइन पैरेलल कब होती है, जब उसका कोई सॉल्यूशन ही होता, नो सॉल्यूशन होता है। और सेम लाइन अगर आपकी हो, अगर देखो पहले तो होगा लाइन इंटरसेक्ट के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन, सेम लाइन के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या बोला था इसने कि अगर जो है विच सिचुएशन बेस्ट ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ, और अगर लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ पर लाइंस बनाकर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। पेयर ऑफ जो हमारा लाइंस होती है, जब हम उसका जो एक इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं, तो यही ग्राफिकल मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डेफिनेशन है। तो ऐसा कुछ दिख रहा था, कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ बोथ लाइंस, नो, या फिर जो है प्लॉटिंग 2 लाइंस ऑन अ ग्राफ एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस। तो बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ जनरल क्वाड्रिलेटरल्स, कि कौन सा गुण जो समांतर चतुर्भुज को सामान्य चतुर्भुज से अलग करता है। अब समांतर चतुर्भुज मैंने आपको बताया, जो पैरेललोग्राम होता है हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, तो वो कुछ ऐसा होता है जिसकी जो है दो जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे ये साइड किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, इनकी जो लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, फिर ये ऐसे हमारा क्या बनाता है, पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसको थोड़ा आगे तक ले लें, ऐसे पैरेललोग्राम हमारा बनता है। ठीक है, यानी ये साइड इक्वल इस साइड और ये साइड इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल के इक्वल, ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होती है, जो हमारा कौन सा होता है, पैरेललोग्राम होता है। बट इसने बोला जो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चार होगी, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, उसका जरूर नहीं है चारों साइड इक्वल हो। जैसे एक साइड इतनी ले ली मैंने, एक साइड इतनी ले ली, एक मैंने इतनी ले ली, एक इतनी ले ली, ऐसे भी इसमें भी चार साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल, चार साइड इसमें तो क्वाड्रिलेटरल ही होता है। जैसे मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें जो है इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, अगर इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी डी, इसमें खुद देखो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और ए बी पैरेलल टू सी, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, सी डी लाइन के इक्वल होगा। ठीक है, और फिर आप बी सी देखो, ये बी सी पैरेलल टू किसके हैं, ए डी के। ठीक है, बी सी पैरेलल टू ए डी, इसका मतलब क्या है, बी सी इक्वल्स टू ए डी, यानी ऑपोजिट साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है, सामने वाली भुजाएं जो इक्वल होती है। तो ये तो हो गया हमारा पैरेललोग्राम का। और इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अब इसमें चार वर्टिसेस तो होंगे, चार वर्टिसेस होंगे। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, चार भुजाएं भी होगी, बट इसके जो चार एंगल भी होंगे, बट सम ऑफ, और इनका सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी पता, बट साइड्स जो है, साइड्स में और मे नॉट बी इक्वल, साइड्स इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसमें जो नॉर्मल हमारा क्वाड्रिलेटरल उसमें साइड जरूर नहीं, साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कई क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होती है साइड, कई में नहीं होती है। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, अगर साइड्स की बात करें, देखो नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें कोई रूल नहीं होता और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर नॉर्मल वाले की बात करें तो उसमें पैरेलल में जो है ऑलवेज पैरेलल साइड होती है ना, अपोजिट साइड जो पैरेलल होती है, और उसमें जो अपोजिट्स एंगल भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो कैसे डिफर करता है अपोजिट साइड। इसने बोला कि जो समांतर चतुर्भुज है वो सामान्य चतुर्भुज से कैसे अलग है, ये वाला जो इससे कैसे अलग है सामान्य से। तो समांतर चतुर्भुज में आपको देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है। हाँ जी, होती है, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम में बताई होती है। ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, क्या एक ही पेयर साइड जो है पैरेलल होता, नहीं होता, ये पैरेलल इसके होता है, ये पैरेलल इसके होता है। ठीक है, तो ये तो इसने गलत बोला, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये पैरेललोग्राम की मैंने आपको जो है दो प्रॉपर्टीज बताई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 6 सेंटीमीटर एंड द स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसमें हमें एक कोन दे दिया है, मैं आपको कोन बना के दिखा देती हूँ। इसमें हमें क्या क्या दिया है, देखो शंकु की त्रिज्या यानी रेडियस हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई का मतलब है स्लांट हाइट, एल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, इसका हमें निकालना है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी किसी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड करना है किसका, शंकु का। तो शंकु कैसे बनता है, तो पता है ऐसे बनता है, जैसे हमारी बर्थडे कैप भी होती है, ऐसा कुछ बनता है, यहाँ पे हमारा एक सर्कल बनता है इसमें से। ठीक है, बनता है। तो ये तो होता है, इस सर्कल का ये पूरा डायमीटर होता है, इतनी रेडियस होती है, ये इसकी जो है हाइट होती है। ठीक है, ये रेडियस है, इसका हाइट है, और जो ये वाली चीज़ होती है इसकी क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, इसको हम एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई इसको बोला जाता है। एल को क्या बोलते हैं हम, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और एच जो होता है ये होती है हमारी हाइट, और आर होता हमारा रेडियस। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या दे दिया था, हमें रेडियस 6 सेंटीमीटर, एल 10 इसकी वैल्यू दे दी 10 सेंटीमीटर, और रेडियस की दे दी 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें करना था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है वो हम इसमें फाइंड करने वाले। कुछ और इन्फॉर्मेशन दी, हाँ पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं, हम लेनी है हमें इसमें। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू बोलिए 3.14
लेनी है, इंटू आर की वैल्यू हमें दे दी थी इसने कितनी 6 सेंटीमीटर, इंटू स्लांट हाइट यानी एल की वैल्यू दे दी इसमें 10 सेंटीमीटर। कर दो इसको कैलकुलेट, कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट जब करोगे तो ये कैलकुलेट करके 3.14 इंटू 6 इंटू 10 कितना होगा 60। अब इसको 6 से 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 188.40, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 188.4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल्स टू, देखो हमें सम दे दिया, एन टर्म का सम हमें गिवन दे दिया, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 6th एंड 7th टर्म, हमें सम किसका निकालना है 6th टर्म का एंड 7th टर्म का हमें सम निकालना है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब भी हमें टर्म निकालनी होती है और सम हमें दिया होता है तो टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, टी एन क्या बोला था मैंने आपको, सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ उससे पहले वाली टर्म हमने उसमें से माइनस करनी है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। यानी अगर आप यहाँ एस यानी छठी टर्म ले रहे हो तो यहाँ इसका मतलब एन माइनस 1 का मतलब क्या है 5th टर्म, तो ऐसे हमारा क्या आ जाता है टर्म्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें आपको यूज करना था। तो सबसे पहले तो आप जो इसने बोला छठे और सातवें जो टर्म्स है हमारी उसका सम निकालना है, तो पहले तो छठी टर्म निकालनी पड़ेगी, 6th टर्म है कितनी वो निकालनी पड़ेगी, 7th टर्म भी निकालनी पड़ेगी कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम टर्म्स निकालने का फॉर्मूला ही होता है, सम हम बाद में निकालेंगे फिर। तो जो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें दिया है एस एन इक्वल, तो सबसे पहले तो S6 निकाल लो, ठीक है, सम ऑफ 6 टर्म का सम, यानी जो हमें गिवन जो इक्वेशन हमें ये भी दी, मैं ये लिख लेती हूँ, ये गिवन इक्वेशन है एस एन इक्वल्स टू एन इंटू 3n+2। अब मेरे को निकालना है यहाँ पे 6th टर्म निकालनी है, ठीक है, 6th टर्म निकालने, S6 निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, यानी n की जगह 6 पुट करना है, 6 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 2, तो हो गया 6 इंटू 20, तो यानी 6 2 जा 18 यानी 180 होगी। S6 तो कितनी होगी 118 होती, बट टर्म टी एन टी एस हमें तो टर्म, अभी तो मैंने S6 निकाला फिर S5 निकालूंगी, अब यहाँ पे SN-1 निकालूंगी यानी S6 - 1 यानी S5 निकालूंगी, तो कैसे निकलेगा S, अब n की वैल्यू कितनी पुट करूंगी 5 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 3 जा 15 प्लस 2, तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 15 और 2 17 और 17 5 जो होता है 85। तो अब टर्म कितनी, अब टी एन का मतलब है T6 हमें जो है टर्म 6 निकालने, अब तो हमने सम निकाला 6 टर्म का और 5th टर्म का, तो T6 क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाना था हमारा कितना S6 माइनस S5, ठीक है। तो S जो आपको फॉर्मूला बताया S6 कितना है 180 माइनस 85, तो ये आ जाएगा 35। अब आपने T6 तो निकाल लिया, ठीक है, टर्म 6 निकाल ली, ये 6th टर्म हमने, अब 7th टर्म भी इसी तरह से निकलेगी। अब 7th टर्म निकाल लो यानी S7 निकाल लो, ठीक है। S7 कैसे निकलेगा हमारा, n की वैल्यू अब 7 पुट करनी, 7 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 2, ठीक है, 7 इंटू 3 7 जा 21 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 21 प्लस कितना हो गया 23। अब 23 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 161, ठीक है, हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे S6 निकालने का मतलब क्या है, वो होगा आपका S ये वाला, ठीक है, SN-1 का मतलब है 7 - 1 यानी SN-1 का मतलब कहता है 7 यानी S6 निकालना, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। S6 कितना था 180, तो अब आप यहाँ पे टर्म निकाल दो, डायरेक्ट निकाल दो यहाँ पे, यानी टर्म क्या लोगे आप S7 माइनस S6, तो S7 आ गया 161 और S6 आ गया हमारा कितना 6 था 180, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, वो आना था, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 41, ठीक है। अब हमने देखो टर्म जो 7 भी निकाल ली और टर्म जो हमने 6 भी निकाल ली, ये इनका ही तो मैं सम पूछा था दोनों को, तो निकाल लो इनका सम दोनों का, तो सम कितना हो जाना था, यानी टर्म 6 प्लस टर्म 7 का सम कितना होना था, वो होना था 35 प्लस 41 यानी 5 रेख से 4 3 76। अब ऑप्शन में देख लो 76 है कहीं, हाँ जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम्स, ठीक है, यूक्लिड यानी यूक्लिड के अभिग्रहित के बारे में मैंने बताया था आपको, एक एक्सियम्स होते हैं हमारे और एक हमारे पोस्टुलेट्स होते हैं, अभिग्रहित और पोस्टुलेट्स, और उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, ठीक है, इससे पिछली क्लास में जो क्वेश्चन आया था इसमें से, ठीक है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में मैंने आपको डिफरेंस, पोस्टुलेट मैंने आपको बताया था वो एंगल
लाइंस के रेफरेंस में होता है, आपका साइड्स एंगल्स वगैरह हो गए जो आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन होता है। बट जो यूक्लिड एक्सियम्स होते हैं ये नंबर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये बात बताई थी। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है, मतलब यूक्लिड अभिग्रेड में अगर के अनुसार अगर यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। मतलब अगर बराबर को आप बराबर में ही जोड़ रहे हो, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या होगा। जैसे मान लो मैं आपको इक्वल्स का मतलब क्या होता है, अगर 5 इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, इक्वल है ना, ये 5 इक्वल्स टू 5 है, और अगर मैं कोई और वैल्यू ले लूँ 3 इक्वल्स टू 3 है, तो इक्वल को आपने इक्वल के साथ 5 5 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है ना, तो इसका मतलब 5 को जोड़ना है इसका, तो 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। इस तरह ये भी क्या होगा, 5 + 3 ये भी क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। यानी यहाँ में एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो a इक्वल्स टू बी है तो c इक्वल्स टू डी है, ठीक है। अगर a b के बराबर है, c d के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसने बोला है कि इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, जो इक्वल्स होगा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यानी a + c, ठीक है, इक्वल्स टू किसके होगा, b + d। तो ये हमारा जो क्या होगा, इक्वल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल्स ही होंगे, पूर्ण होंगे। तो आंसर क्या आना है इसका, तो आंसर आएगा इसमें 2 होल्स कैन नॉट बी कंपेयर, पूर्ण की तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है, ये तो नहीं होना था इसका, ठीक है। द होल्स आर इक्वल, ठीक है, इसका ऑप्शन बी ही क्या था, करेक्ट आंसर था, ठीक है। यानी जब आप जो है मतलब दो बराबर को बराबरों में जोड़ रहे हो तो परिणाम भी क्या होगा, बराबर ही होगा। जो परिणाम भी होगा पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होंगे। तो पूर्ण दोगुने नहीं होंगे, तो पूर्ण बराबर नहीं होंगे, नहीं बोला ना, इसमें बराबर ही होंगे, ऑप्शन बी आना है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 है। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल, ठीक है, 5 रेड कलर की है, 3 ब्लू कलर की है, 2 ग्रीन कलर की बॉल है, यानी टोटल बॉल्स कितनी, हम तो टोटल जो हमें प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल्स देखेंगे, टोटल कितनी है 5 + 3 + 2, यानी कितनी होगी 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली ड्रॉन बॉल इज ब्लू, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब यादृच्छिक जो आप रैंडमली कोई बॉल निकालते हो वो निकाली गई गेंद कैसी होनी चाहिए, नीली होने की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नीली गेंदों की हमें प्रायिकता निकालनी, ब्लू, तो ब्लू गेंद कितनी थी हमारे पास, 3 थी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितनी 10, तो ये आंसर आना था हमारा 3/10। 3/10 है कहीं, हाँ जी, ऑप्शन ए। प्रोबेबिलिटी से इजी क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी से कभी भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है आपने, इसमें से इजी ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है तथा जिसके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के गुणज है, जो उसके अभाज्य गुणन, ये तो एक तो क्वेश्चन में मेरे को इसमें गड़बड़ लग रहा है। अगर हिंदी में पढ़ो क्वेश्चन, देखो कौन सा एक पूर्ण घन नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, बट जिसके सभी अभाज्य गुणनखंड भी क्या होंगे, 3 के गुणज होंगे, यानी 3 के मल्टीपल्स होंगे। कि नंबर से जब परफेक्ट क्यूब देखना है, होज ऑल प्राइम फैक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है, वो कैसे होने चाहिए आपके, मल्टीपल्स ऑफ 3 होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स की बात की। अब इसमें देख लो, इसमें देखो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब तो हमारा इसमें सिर्फ 125 है, किसका परफेक्ट क्यूब है, 5 का क्यूब है ये, ठीक है। बट इसने बोला कि जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर देखो 125 के प्राइम फैक्टर अगर हम बनाए तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो 5 ही इसका प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, तो इसके प्राइम फैक्टर भी क्या है, तो 5 की पावर 3, तो अगर इसने पावर से बात की कि पावर जो उसकी 3 के मल्टीपल होने चाहिए, तब तो करेक्ट आंसर यही है। बट इसने बोला कि सभी अभाज्य गुणनखंड जो 3 के फैक्टर्स होने चाहिए, तो इस सेंस में तो ये क्वेश्चन ही गलत बन रहा है। पता नहीं इस क्वेश्चन को चैलेंज किया होगा कि नहीं किया होगा, तो आंसर की में तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी ही दिया है, ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग भी क्या इसका आंसर आना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन AB + A + B + 1 यूजिंग रीग्रुपिंग मेथड। अब देखो ग्रुपिंग मेथड, रीग्रुपिंग मेथड आपने यूज करना है। हमें क्वेश्चन क्या दिया, AB + A + B + 1। अब ग्रुपिंग करनी है हमें इसकी, देखो ग्रुपिंग का मतलब है इन दो को अलग कर दो, इन दो को ग्रुप, इन दोनों के ग्रुप बना दो, इन दोनों के ग्रुप बना दो।
अब ए बी प्लस ए में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, यहाँ बच गया बी, ए हमने बाहर ले लिया, यहाँ बच गया 1। अब बी प्लस 1 में तो कॉमन क्या होगा, 1 ही कॉमन होगा, ठीक है, क्योंकि बी इंटू वन भी बी देगा, 1 इंटू वन भी 1 देगा, 1 बाहर आ गया, बी प्लस 1 बाहर आ गया, 1 ही आ गया। तो बी प्लस वन तो क्या आ गया, कॉमन हो गया हमारा, ठीक है। बी बचा क्या, ए और प्लस 1, तो ए प्लस 1, तो ये फैक्टर बने थे, ए प्लस 1 बी प्लस 1, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। If the radius of a hemisphere is double, then how many times will its volume increase? हेमिस्फेयर की बात हो रही है। अब हेमिस्फेयर आपको पता है, यानी अर्धगोले की बात हो रही है। अर्धगोला मैंने आपको बता दिया था कैसा बनता है, ऐसे कुछ बनता है अर्धगोला, यहाँ पे बनता है ऐसे कटोरी टाइप बनता है अर्धगोला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी त्रिज्या अगर दोगुनी कर दी जाए, जो इसकी त्रिज्या है, जो रेडियस है, ठीक है, उसको अगर दुगुना कर दे, यानी 2r कर दूँ, मैं दुगुना कर दिया, मैंने इसको वैल्यू नहीं दी कितनी है, रेडियस को मैंने दुगुना कर दिया, मतलब 2 इंटू आर कर दिया, तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। अब अर्धगोले का यानी हेमिस्फेयर का आयतन कितना होता है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, यानी अर्धगोले का आयतन कितना होता है, वो होता है 2/3 गुणा पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे निकाल दो इसको, 2/3 गुना पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, डबल है हमारा, 2r है, तो 2r का क्यूब। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको खोल सकते हैं, 2/3 इंटू पाई इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, इंटू आर का क्यूब, ठीक है। अब इसमें देखो आपका यही फॉर्मूला वापस बन रहा है, 2/3, ठीक है, ये ले लिया, फिर ले लो जी पाई ले लो, इंटू फिर ले लो जी आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और बाहर क्या आ गया इसके 8 मल्टीप्लाई में इसके, तो ये कितना बन रहा है, यही हमारा जो है वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर आ रहा है। तो आयतन जो है, इसने बोला कि जो आयतन है वो कितने गुना बढ़ जाए, कितने गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया, 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना गुना बढ़ा, 8 टाइम्स ये क्या हुआ, बढ़ गया है। तो वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ एन, देखो इसमें प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन दिए थे। इफ एन इवेंट अकर्स 15 टाइम्स इन 50 ट्रायल्स, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यदि कोई घटना 50 परीक्षणों में से 15 बार घटित होती है, अब टोटल तो मैं परीक्षण 50 दे दी, उसमें से 15 बार घटित होती है, तो उसकी आनुभाविक प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे जो कि इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी ही यूज किया है वर्ड इन्होंने, तो प्रोबेबिलिटी हमारी यही होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 15 आउट ऑफ 50, तो कितना आ जाएगा, 3 5 नहीं 5 3 15, 5 से करो इसको, 5 10 50, तो ये आना था 3/10, तो 3/10 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था 0.3, तो कौन सा आना था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ डाई थ्रोन, देखो तीसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इसका मतलब 3 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है कि किस शिफ्ट में जो है एक चैप्टर से जो है 1 क्वेश्चन आएगा, 2 आएगा, किसी में 3 भी आ रहे, किसी में 4 भी आ रहे, किसी में 2 ही आ रहे, किसी में 1 ही आ रहा, तो इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पासे को जो है 200 बार उछाला जाता है, और उस पर जो है संख्या 6 जो है, जो संख्या 6 है, जो हमारी संख्या 6 है, वो कितनी बार आती है, 28 बार आती है, ठीक है। कितनी बार, 28 बार, 200 बार उछाला, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो है 200, 200 में से कितनी बार आती है, 28 बार, क्या आता है, 6 28 बार आता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, आनुभाविक प्रायिकता क्या हो जाएगी, 28/200, यही हो जाएगी ना, 28/200, यानी ये 28/200, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, कितने 2 1 जा 2 2 4 जाए, 2 1 जा 2 0, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.14, ठीक है, 0.14 आ गया। अब इसके बाद इसने क्या बोला, नेक्स्ट भी है, यदि पासे को 50 बार और उछाला जाए, अभी कितनी बार उछाला था हमने, 200 बार, ठीक है, अब 50 बार और उछाल रहे हो, तो कौन सा परिणाम सबसे उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे लिख लेना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा आपका, कि आपका जो है 50 बोल रहा है ना, 50 बार अगर उछाल, तो 50 इंटू 0.14, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.14, ये हो जाएगा 7.0, ठीक है। तो 7, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सबसे बेस्ट, जो 7 बार जो है 6 आने की प्रायिकता है, 7.0 का मतलब 7 ही है, 7 बार आने की प्रायिकता कितनी होगी,
है ऑप्शन है अप्रोक्सीमेटली 17 टाइम्स। देखो 17 टाइम्स तो नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली 25 टाइम्स भी नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम्स नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स, यानी लगभग 7 बार संख्या 6 आएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। The angle between any two adjacent sides of a parallelogram is 90 degree if the length of two adjacent sides are 3 cm and 5 cm respectively. Find its area। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री दिया है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिए, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम मैंने आपको बोला, इसमें पैरेललोग्राम का मतलब क्या, दो अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होती है। ठीक है, दो अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यदि दो आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक भुजा उसकी 3 है, एक 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्र और उनकी भुजाओं के बीच का कोण क्या दिया, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये आपका इसमें ये पैरेललो सॉरी आपका रेक्टेंगल शेप में भी बन सकता है। मतलब पैरेललोग्राम जो आपका क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड क्या होती है उसकी समानांतर होती है। अगर आप देखो ऐसे एक एंगल बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, ठीक है, अपोजिट ये बनाओगे और ये बनाओगे, तो आप इनके बीच जो इन्होंने इसने 90 डिग्री का एंगल बोला है, तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो दो साइड जो होगी आपकी, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री, आपको पता है अगर इसको मैं बीच से काट दूँ तो ये भी एक ट्रायंगल ये बन रही है, नीचे वाली एक ट्रायंगल ऊपर वाली बन रही है। और ट्रायंगल का भी एक रूल है, आप याद रखना, ट्रायंगल में भी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा ना, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अगर इसमें दो भुजाएं दी होगी, एक भुजा दूसरी भुजा, ठीक है, और इनके बीच का 90 डिग्री एंगल होगा, तो इसका एरिया होता है 1/2 साइन, नहीं सॉरी 1/2, ठीक है, साइड ए यानी ए ले लो इंटू बी साइन थीटा, तब तो हो जाता है। ये ट्रायंगल के एरिया की बात करूँ, बट जो आपका यहाँ पे चतुर्भुज की बात की, जब चतुर्भुज में इक्वल साइड्स होंगी तो वो कितना हो जाएगा, आधा ये बनाया, आधा ए बी साइन थीटा और आधा ए बी साइन थीटा, तो पूरा हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो इसमें आपने याद रखना, जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें हमें दो भुजाएं दी होगी, एक भुजा दे दी उसने, कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर, एक दूसरी भुजा दे दी 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल दे दिया वो कितना दे दिया, 90 डिग्री दे दिया हमें। ठीक है, ये दे दिया ना 90 डिग्री, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आपने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लगाओगे, फॉर्मूला, इसमें आपने कुछ नहीं सोचना है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5, बी की वैल्यू 3 गुना साइन थीटा जो है यानी साइन 90 डिग्री, तो कितना होगा 5 3 जा 15 इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्षेत्रफल कितना आता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो आप ये लगा सकते हो, अगर ये नहीं लगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक डायरेक्ट भी होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है हमारा कितना, आधार गुना, जब हमें हाइट दी होगी आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुना दो साइड दी है ना मैं, तो अभी आप डायरेक्ट 5 गुना 3 कर सकते थे, तो इसका कितना आ जाना था 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसमें अगर एंगल की बात की तो आप इसको एंगल वाले फॉर्मूले से निकालोगे, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालना होगा, जब दो साइड दी होगी और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप लगा देना साइड ए गुना साइड बी। ठीक है, साइड ए पहली साइड गुना दूसरी साइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, जो एंगल दिया है 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आना था ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0.5, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये भी कोई क्वेश्चन है, आपको सबको पता है कि कॉस थीटा जो 0.5 का मतलब क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमें दिया कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू 0.5, अगर मैं कॉस थीटा को लिखूँ 0.5 से मैं डेसिमल हटा दूँ तो क्या बन जाएगा 5/10, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 1/2, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, अब कॉस थीटा 1/2 किस पे होता है, थीटा की वैल्यू जो 1/2 कब होती है, आपको जो है साइन कॉस थीटा की जो है टेबल आना चाहिए बनाना, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है ये होती है 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो यानी कॉस 60 डिग्री पे ये 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे, देखो थीटा की जगह हमने क्या पुट किया 60 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको पता कैसे बनाते हैं हम इसकी वैल्यू, देखो यहाँ पे साइन बनाते हैं, फिर कॉस बनाते हैं, फिर टेन बनाते हैं, तो साइन में सबसे पहले 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर जो है 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन की अगर वैल्यू निकालते तो इसको हम रूट के अंदर लिखने 0/4, 0/4 का मतलब क्या है 0 ही है, तो साइन 0 0 होता है,
साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, फिर हम लिखते हैं 1/4, इसको लिखते हैं हम 2/4, इसको लिखते हैं हम रूट के अंदर 3/4, इसको लिखते हैं हम 4/4। ठीक है, तो 1/4 का मतलब है जब इसको स्क्वायर रूट से निकालोगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और रूट 4 का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आ जाएगा 1/2। इस तरह ये 2 1 जा 2 2 जा 4, अंदर ही इसको कैंसिल कर दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, रूट के अंदर ही रहेगी वैल्यू। तो अभी साइन की वैल्यू लिख लो पहले। ठीक है, फिर इसके बाद 60 है, यहाँ पे √3 है तो √3 तो रूट में ही रहेगा, इसका तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। बट √4 का कितना होता है 2, 90 डिग्री 4 1 जा 4 1 जा, √1 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। अब जब मेरे को कॉज की निकालनी तो हम उल्टा रिवर्स, जो हमने वैल्यू निकाली जो 90 की थी वो 0 की हो जाएगी 1, फिर जो 60 की थी वो यहाँ पे 30 की हो जाएगी √3/2, फिर जो 1/√2 की थी ये 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, 45 में पे साइन और कॉज इक्वल होता है 1/√2 1/√2, फिर 1/2 जो है ये 30, ये यहाँ पे 60 में आ जाएगा कॉज में। अब ये साइन 0 जो है 90 की वैल्यू जो है कॉज में कितनी हो जाएगी 0। अब आप खुद देखो यहाँ पे 60 डिग्री पे कॉज की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो यही हमने बोला था 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो क्या आता है इसका 60 डिग्री इसका आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, वट विल बी द इट्स टोटल सरफेस एरिया। एक अर्धगोल है, फिर से अर्धगोल आ गया, हेमिस्फीयर की बात फिर से आ गई। ठीक है, कटोरी टाइप बनता है ये ऐसे आपका हेमिस्फीयर आधा जो है, फिर यहाँ पे आपका क्या बन जाता है इस पे एक जो है सर्कल बन जाता है। तो इसमें अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे दी, रेडियस दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या, व्हाट विल इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो हेमिस्फीयर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू इसने कुछ नहीं बोला है तो इसमें हम 22/7 ले सकते हैं, 3 × 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 3.5 दी है तो 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 × 3.5, तो 3 × 22/7 × 3.5 × 3.5, 7 1 जा 0.75 जा 35, कितना आ गया ये 0.5। अब इसको कैलकुलेट करोगे जब, तो कैलकुलेट भी थोड़ा इजी वे में करना है, क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेट करने में क्या हो जाता है, देखो सबसे पहले 3 एज इट इज़ ही रखो, 3 को मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई बाय 22 एज इट इज़ रखो, मल्टीप्लाई 3.5 × 0.5 कितना हो जाएगा 3.5 × 0.5, या फिर आप 22 × 3.5 भी कर सकते हो, जैसे भी आपको देखो 22 × 3.5 भी हो सकता है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या करो 22 की मल्टीप्लाई 0.5 के साथ कर दो, कितना आ जाएगा 22 × 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, एक डिजिट तो आ गया 11। ठीक है, यानी 22 × 0.5 कितना आ गया 11 आ गया। अब इसको 11 को 3.5 से इजी है, 11 5 जा 5, 5 कैरी, 11 3 जा 33 प्लस 5 हो गया 38। ठीक है, तो एक डिजिट 38 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा ही लिख लो 38.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके कितना है 38.5। अब 3 से कर लो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 16 और 1 17, 3 3 जा 9 और 1 10, तो यही आ गया हमारा। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है, और एक डिजिट छोड़ के, तो ये आना था हमारा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में आता है, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ था हमारा ऑप्शन डी, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर में आपको बिल्कुल अच्छे से बता सकती, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त नहीं होता, इसमें से ऐसा कोई जो समाप्ति ना हो। देखो 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, टर्मिनेट कर सकते हैं, 7 को लिख सकती हूँ 7/1, इसको लिख सकती हूँ 125 डेसिमल का 1 बाकी 2 0। बट क्या इसको आप टर्मिनेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, 0.3333 डैश डैश बोला सो ऑन, तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर है ये हमारा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक नगर योजनाकार एक नए सार्वजनिक पार्क का डिजाइन तैयार करा है। ठीक है, पार्क का डिजाइन करा है जो एक चतुर्भुज की आकृति का है। ठीक है, एक सिटी प्लानर है जिसने डिजाइन करना है एक पब्लिक पार्क बनाना है, उसने किस शेप में बनाना है क्वाड्रिलेटरल में बनाना है, चतुर्भुज शेप में बनाना है। लाइट्स आर ऑल्सो टू बी प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर सो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पार्क इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एनी पॉलीगन। यानी वो बोल रहा है कि उसको जो प्रत्येक कोने पर लाइट लगानी है और पार्क के बाह्य कोणों के मापों का योग किसी भी बहुभुज के लिए आवश्यक
आवश्यक मान के बराबर हो। मतलब जो चतुर्भुज होगा उसका जो बाह्य कोणों का जो मान होगा वो बहुभुज के लिए आवश्यक मान के बराबर होना चाहिए। तो बाह्य कोणों का कुल योग कितना होगा? तो आपको पता होगा जो चतुर्भुज होता हमारा जो हमारा पॉलीगन मतलब पॉलीगन जो भी हमारा वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, जो मर्जी हो, तो हमेशा जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें जब भी आप क्वाड्रिलेटर की बात करें, पॉलीगन की बात करें, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, जो बहुभुज होता है आपका, तो उसका एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो शेप हमें कौन सी, हमें तो शेप इसने क्वाड्रिलेटरल दी है। कौन सी शेप दी है इसने? इसने दी है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी हमें चतुर्भुज इसने दिया है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है। ठीक है, 4 साइड इसमें होती है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ये तो हमें कन्फर्म है 360 डिग्री होगा। तो ये ट्रू है आपका एवरी पॉलीगन के लिए, नॉट जस्ट फॉर क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू जो हमेशा सेम 360 डिग्री रहेगी हर पॉलीगन के लिए। ये जरूरी नहीं कि आपका चतुर्भुज की, हर पॉलीगन के लिए 360 डिग्री रहेगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक्सप्रेशन दिया हमें, देखो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया है। इसने क्या बोला? 4a² एक्सप्रेशन दे दिया, 4a² प्लस 8ab² प्लस 12ab, ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, कैन बी फैक्टराइज बाय द कॉमन फैक्टर मेथड। आपको ये फैक्टराइज करना कॉमन फैक्टर मेथड से। ठीक है, विच स्टेप इज रिक्वायर्ड फर्स्ट फॉर कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब इसको कंप्लीट फैक्टराइजेशन था, इसने बोला पहला स्टेप बताना। सिर्फ पहला स्टेप आप क्या करोगे इसको, यानी आपको कंप्लीट इसका जो कॉमन फैक्टर बनाने, तो पहला स्टेप क्या करो? पहला स्टेप हम क्या करेंगे? इन सब में जो भी कॉमन है वो मैं बाहर निकाल दूंगी। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है। इसका मतलब 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 12 भी आता है, तो 4 तो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहाँ एक टाइम है ना तो एक ही ए बाहर आएगा, जो कम टाइम होता है वो। बी यहाँ भी है, यहाँ b² है, यहाँ भी b है, तो एक b क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से 4 बाहर आ गया, एक ए बाहर आ गया, एक ए बच गया। ठीक है, ये b बाहर आ गया। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ से 8 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, तो 4 2 जा कितना बना था? 8, क्योंकि 4 गुना 2 तभी तो 8 बनाएंगे। 8 में से सिर्फ हमने 4 बाहर निकाला और 4 दूनी 8 होता है। ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, तो एक बी बच गया। ठीक है, प्लस 12 है, 4 तिया कितना होता है? 12, 3, और ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, तो ये बनना था। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? 4ab हमें क्या लेना था? कॉमन लेना था। फिर हमारे पास ये बन जाता था, ये बनना था फैक्टराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड ये होता था कि यही होना था कि जब हम इसको क्या बनाएंगे, कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है इसमें। बट इसने बोला कि पहला मेथड क्या होगा, तो पहला मेथड हम 4ab कॉमन लेंगे। तो ऐसा कोई स्टेप दिख रहा है? टेक 4ab एज अ कॉमन फैक्टर फर्स्ट। लो, ऑप्शन ए ही दिख गया। ऑप्शन बी बोले कि सबसे पहले बी को जो है आपको कॉमन फैक्टर लेना। सिर्फ बी तो नहीं लोगे, जो इसमें सब में कॉमन वो लेंगे। इसमें बोला टेक एज द कॉमन फैक्टर फर्स्ट। आपको जो है सबसे पहले ए को बोल रहा है, ए को आपको जो सारो गुणनखंड के रूप में लेना है। नहीं, सबसे पहले आपको ए बी को जो है कॉमन फैक्टर लेना, नहीं, हम लेंगे 4ab। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो सेक्शन फॉर्मूला से हमें क्वेश्चन तो पूछते हैं, बट यहाँ पूछा जो सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है वो हम किस लिए करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। सेक्शन फॉर्मूले से हम जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, वैसे सेक्शन फॉर्मूला होता है। ये हमें यहाँ से डिवाइड करता है, मान लो ये ए पॉइंट, ए बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई जो है पी पॉइंट है, तो ये इसको जो डिवाइड करा किसी रेशियो में, मान लो m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो ये हमें किस लिए हम यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जो किसी लाइन सेगमेंट को जो है गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ देखो रेशियो में m रेशियो कोई भी हो सकता है, गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसा कोई इट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट नहीं करता। इट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉलीगन डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन एरिया। हाँ जी, यह किसी खंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करा। अभी मैंने बोला आपको कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जो आपको किसी भी लाइन सेगमेंट में जो गिवन रेशियो आपको गिवन दिया हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, यह एक खंड की लंबाई मापता है। नहीं, इट रिफ्लेक्ट्स अ पॉइंट अक्रॉस इन, नहीं, इसका आना था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया? ए शॉपकीपर वांट्स टू बाय pencils and erasers such that the cost of each pencil is ₹2 and the
each eraser is ₹3. If he buys the 8 items in total for ₹20. Find the number of pencils and erasers using substitution method. देखो एक दुकानदार क्या करता है, पेंसिल और इरेजर इस प्रकार से खरीदना चाहता है कि प्रत्येक पेंसिल की कीमत कितनी हो, ₹2 हो, ठीक है। ईच पेंसिल की कीमत कितनी होनी चाहिए ₹2, और ईच जो इरेजर होगा, ईच इरेजर कितना होगा, ₹3 का होना चाहिए। ये ऐसे उसको खरीदना है। और उसने क्या किया, टोटल उसने 8 वस्तुएं खरीदी है। अब हमें नहीं पता कितने उसने इरेजर खरीदे, कितने उसने पेंसिल, टोटल उसने 8 वस्तुएं खरीदने में उसने कुल ₹20 खर्च किए। यानी टोटल आइटम्स कितनी खरीदी उसने खरीदी जी 8, ठीक है। अब ये नहीं पता कितने उसने इरेजर कितने बाद, और 8 उसने खरीदे कितने रुपये में, टोटल कॉस्ट कितना दिया उसने, टोटल कॉस्ट यानी टोटल पैसे किसने दिए उसने, ₹20 उसने दिए, ठीक है। अब यहाँ से बननी थी आपकी इक्वेशन। इसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है, बट ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपका जो एलिमिनेशन मेथड वगैरह देखो 9th और 10th की बुक में आपको दिया है, 10th की बुक में, ठीक है। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा ली, वहाँ तो हमें 5 में से 5 नंबर लेने होते, तो यहाँ जरूरी फर्क नहीं पड़ता, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से निकालो, आप इसको एलिमिनेशन निकालो, बस इक्वेशन बना लो सही से, आप जिस मेथड से आपसे जल्दी सॉल्व होता है। बट मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करवाऊंगी क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन पूछा है, बट आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो, वहाँ पर उन्होंने देखना थोड़ा ना किस मेथड से, क्योंकि अब मैं आपको ये भी बता दूंगी दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। अभी मैं इसकी इक्वेशन बना देती हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगा हमारे पास, इसमें आप लिख लो नंबर ऑफ पेंसिल्स, लिख लो नंबर ऑफ, हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स वो हमें निकालनी है, x मान लिया मैंने, और नंबर ऑफ इरेजर मैंने मान लिया y, ठीक है, मान लिया। तो देखो ईच पेंसिल, हर पेंसिल की मतलब हर पेंसिल यानी x, ठीक है, की कीमत कितनी है, ₹2 है, तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस और हर इरेजर की कीमत कितनी होनी चाहिए, ₹3 यानी +3y आ गया, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे टोटल, ठीक है। और बट हमें ये भी तो दिया था नंबर ऑफ पेंसिल्स, हमने x मान ली यानी x पेंसिल है प्लस y पेंसिल है, तो टोटल हमारे आर्टिकल कितने हुए, x प्लस y, टोटल आर्टिकल्स उसने 8 खरीदे हैं, यानी नंबर ऑफ पेंसिल प्लस नंबर ऑफ इरेजर कितने हो गए, 8 हो गए। और एक इक्वेशन बन गई, यानी एक पेंसिल की मतलब कीमत 2 है तो 2 गुना x, और एक इरेजर की कीमत 3 है यानी 3 गुना y, तो इसमें उसने कितने रुपए दिए, ₹20 दिए, ये टोटल। तो ये इक्वेशन 2 बन गई, ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब इसको आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। देखो पहले मैं एलिमिनेशन ही लगाती हूँ क्योंकि इसमें एलिमिनेशन नहीं दिया, हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है या x को सेम बनाओ या y को सेम बनाओ, यानी इस इक्वेशन को मैं सेम बनाती हूँ, 2x बनाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 2 गुना 8 कितना हो जाता है, 16। अब इस इक्वेशन को इसमें से जो क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। तो क्या करते हैं हम, साइन नीचे का चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस हो गया कैंसिल, ये माइनस का 3 है प्लस का 2 माइनस का y हो गया, माइनस का 20 प्लस का 16 माइनस का 4 होगा, 20 माइनस 16 कितना हो गया, माइनस का 4, y माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 4। अब नंबर ऑफ इरेजर तो आगे देखो 4 थे, उसने 4 जो है इरेजर खरीदे थे। अब इस 4 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस वाई की जगह 4 पुट कर दिया इक्वल्स टू 8। अब कितनी वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल्स टू 8, 4 उधर जाके माइनस का हो जाए तो x इक्वल्स टू 4। तो नंबर ऑफ पेंसिल भी उसने कितनी खरीदी, 4, बोला था ना टोटल आर्टिकल उसने 8 खरीदी, तो उसने 4 पेंसिल खरीदी, 4 उसने इरेजर खरीदे। तो कहाँ है ऑप्शन, 2 इरेजर 2 पेंसिल नहीं, 4 इरेजर 4 पेंसिल, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इरेजर 6 ये नहीं आना था, ये नहीं आना था, ऑप्शन बी आना था। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से भी बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 1 बन गई। सेकंड थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम, किसी एक इक्वेशन से फ्रॉम 1 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से x निकालो चाहे y निकाल दो, मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ, y को मैं 8 के साथ उधर भेज देती हूँ, अभी प्लस का यहाँ बन गया माइनस का, तो x की वैल्यू 8 माइनस वाई। अब ये वैल्यू जो हमें पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है। 2 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 8 माइनस वाई, यानी 8 माइनस वाई पुट कर दिया एक्स की जगह, प्लस 3y एज इट इज इक्वल्स टू 20। अब इसको कर दो कैलकुलेट, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके, 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा -2y, और प्लस का 3y एज इट इज इक्वल्स टू 20। अब 16 एज इट इज, ये माइनस का 2 ये प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का y, बड़े में से बड़ा प्लस का ना, 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से y निकालना था हमें, तो 20 तो यही रहेगा अपनी जगह, 16 उधर जाके हो गया माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस 16 4। अब नंबर ऑफ इरेजर आ गए, y हमने जो क्या माना था, इरेजर मांगना था। अब इस वैल्यू को इक्वेशन यहाँ पे जो इसमें पुट कर देते हैं, इसको 3 मान लो,
चाहे 1 में पुट करो 2 में पुट करो आंसर सेम ही आएगा। तो मैं पुट करूँगी इसको पुट इन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 8 माइनस वाई की जगह क्या पुट करूँगी 4, तो x इक्वल्स टू 4। तो आंसर जो है देख लो आ रहा है ना, नंबर ऑफ इरेजर और नंबर ऑफ पेंसिल 4 4 आ रहे हैं, टोटल आइटम्स जो है उसकी 8। तो आप इसको एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट कैन नॉट बी द लास्ट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग का अंतिम अंक नहीं हो सकता। लो ये क्वेश्चन तो पहले भी मैंने आपको बताया। देखो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 है, 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। इससे मैं सारे स्क्वायर लिख देती हूँ। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर जो होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। अब इनमें देखो इसने बोला लास्ट अंक यानी यूनिट डिजिट जो है आपका जो पूर्ण वर्ग का अंतिम अंक नहीं होता। देखो 1 होता है, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। 4 भी होता है यहाँ भी है यहाँ भी है, 9 भी होता है यहाँ भी है यहाँ भी है, 6 भी होता है यहाँ भी और 5 भी है। इनमें से कौन सा नंबर नहीं है जो नहीं होता। देखो 1 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, ठीक है, 8 भी नहीं है, 9 है, 0 भी है। ये 4 नंबर ऐसे जो पूर्ण वर्ग का अंतिम अंक नहीं हो सकता। तो इनमें से 2, 3, 7, 8 में से कोई दिख रहा है आपको। देखो 9 तो होता है, देखो यहाँ 9 था, 1 भी होता है, देखो यहाँ भी 1 था यहाँ भी था, 4 भी होता है यहाँ भी 4 यहाँ भी, बट कौन सा नहीं होता 8 नहीं होता। वैसे 8 की जगह 2, 3, 7 भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है जो पूर्ण वर्ग का जो अंतिम अंक नहीं हो सकता 2, 3, 7। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कंप्लीट स्क्वायर जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, अ पॉइंट Q divides the line segment joining C 5 4 and D point D 11 10 externally in the ratio 2:1 find the coordinate of Q। देखो ये दिया हमें सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ लगाना। देखो ये देखो इसमें गिवन रेशियो क्या है 2:1 और पॉइंट दिए C और D पॉइंट के दिए इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट। अब ये एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला में 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं हम। एक तो इंटरनली डिवाइड करता है, तो तब हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे वो होते हैं एक्स और वाई कैसे निकालते हैं। जब एक्स निकालना होगा तो हम निकालते हैं mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। वाई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया इंटरनली। और एक्सटर्नली क्या फॉर्मूला लगेगा, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बस प्लस की जगह माइनस कर देना। एक्स के कोऑर्डिनेट mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। वाई के कोऑर्डिनेट निकालोगे my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये फॉर्मूला एक्सटर्नली लगाना। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मान लो सी पॉइंट दिया है इसने, ये डी इसने दिया है गिवन। सी पॉइंट हमें दिए 5 और 4, डी पॉइंट इसने दिया हमें 11 और 10। और इसको जो है एक बीच में पॉइंट जो क्यू पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है सी और किस रेशियो में 2:1 में ये क्या करता है इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखो m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है n। अब लगा दो एक्सटर्नली बोला है ना इसने बाह्य जो है रूप से विभाजित, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा माइन। तो x के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा m, इसको मान लो x1 5 को, इसको मान लो y1 जो पहले x1 y1 और ये होता है आपका x2 ये होता है y2। तो सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट mx2 m कितना है 2, x2 कितना है मेरा 11, ठीक है। माइनस n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में क्या हो जाएगा m-1 यानी 2-1। तो कितना आ जाएगा 2 गुना 11 22 माइनस 5 गुना 1 5 बटे में 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, ठीक है। 22 माइनस 5 आ गया 17। तो x की वैल्यू आ गई 17, x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 17। अब y के भी कोऑर्डिनेट निकाल दो। y के कैसे निकालोगे आप, y का फॉर्मूला ये बताया मैंने my2, ठीक है। m का मतलब m का मान 2 है, y2 का मान कितना है 10 माइनस n यानी 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 4 एकम 4। तो 20 माइनस अपॉन में 2 माइनस 1 ही होगा, 20 माइनस 4 कितना होगा 16। तो कोऑर्डिनेट क्या आने थे हमारे x और y के कोऑर्डिनेट आ जाने थे। x की वैल्यू पहले फिर y की वैल्यू 17 और 16। तो 17 और 16 दिख रहा है, हाँ जी ऑप्शन सी। 16 17 मत कर देना, x की वैल्यू पहले लिखते हैं हम x और y की। तो 16 17 और 16 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 इंटू cos 45। लो ये भी कोई क्वेश्चन है। अब हम सबको पता है tan 45 किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल होता है। cos 45 डिग्री मैंने अभी बताया था आपको, sin 45 और cos 45 इक्वल होता है 1/√2 होती है। अब इसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे tan 45 डिग्री इंटू
cos 45 डिग्री। tan 45 की कितनी होती है 1 cos 45 1/√2 कर दो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1/√2। ऐसा कोई आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सारे इजी पूछे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि कौन सी जो है सबसे छोटी जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सबको पता है वैसे, एक बात याद रखना, सबसे छोटी पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 ही होती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए एक आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, ठीक है, एक इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो कौन सी करनी चाहिए, a² + b² = c²। ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम सारे ही पॉइंट हम चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए को चेक कर लेते, 5 6 7। ठीक है, 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर = 7 का स्क्वायर, क्या इक्वल है 5 5 = 25, 6 6 = 36, क्या है 7 7 = 49 के इक्वल है। जोड़ दो इसको, कितना आता है 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये तो नहीं हो सकता। फिर अगली क्या है 3 4 5, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, 3 3 = 9 + 4 4 16, 5 5 25, 16 और 9 कितना हो 25 = 25। एक दूसरे के सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ जी कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या आना था, राइट आंसर आना। देखो आप बोलोगे 2 3 4 में से छोटा, ये 2 3 4 भी चेक कर ले। 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 + 3 क्या 9 = 4 4 16, क्या 9 और 4 16 हो सकता है, जो हो गया 13 = 16, क्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी हमारा क्या था, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर, 4 चौके 16 + 5 5 25 = कम से कम 36, तो क्या इक्वल है 16 और 25 कितना होता है आपका 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4 = 3, क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था 3 4 5, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा था, क्योंकि ये इक्वल जो इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिमेंबर वन थिंग याद रखनी है आपने, कि जो 3 4 5 है, ये क्या है हमारा इज द स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो क्या था इसका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। अब हमारे 3 क्वेश्चन बचते हैं इसके बाद। 27 क्वेश्चन क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + bx + 8 = 0 कैन बी फैक्टराइज एज 2x + 4 एंड x + 2 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। कि एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, कौन सी है 2x² + bx + 8 = 0, ये समीकरण दी इक्वेशन 1 मान लो। इसको जब फैक्टराइज करते हैं हम, तो फैक्टर इसके क्या बन रहे 2x + 4 दिया है, ये भी गिवन है 2x4 + x + 2 = 0। अगर ये फैक्टर दिए इसके, ये 2 है, ठीक है, तो इसमें हमें b का मान ज्ञात करना है। तो इस फैक्टर को क्या करते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट है, ठीक है, जो ये 2x होता है, पहले इस 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करो, फिर इस 2x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो। 2x × x क्या हो जाएगा 2x² + 2x × 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस, अब 4 की इसके साथ करो x के साथ, फिर इसके साथ करो, बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का 4 × x 4x + 4 × 2 4 2 जा 8, ठीक है, = 0। अब करो इसको 2x² एज इट, ये 4x कितना हो गया 8x + 8 = 0। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो कंपेयर करो। देखो 2x² इक्वल है 2x² इक्वल है जी bx = ये किसकी इक्वल होना चाहिए था 8x, ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x से x कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। और बाकी क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ पे 8 क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 = 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो b की वैल्यू bx भी किसके इक्वल होता है 8, तो b की वैल्यू क्या आ गया, x का कोएफिशिएंट क्या था हमारे पास 8, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b था, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 28, ठीक है, 28 क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें क्या दिया है, ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फील्ड आर इक्वल एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। लो ये बोला कि 4 साइड जो है इक्वल मतलब ऑल 4 साइड्स इक्वल है, चारों साइड इक्वल है एक क्वाड्रिलेटर के। क्वाड्रिलेटर में आपको पता है 4 साइड है, पर इसने बोला कि जो चारों साइड ही इक्वल है, ठीक है, तो आपको पता है जो काइट होता है, काइट की चारों साइड इक्वल नहीं होती, काइट की सिर्फ 2 साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस एक समचतुर्भुज होता है, इसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो ये करेक्ट है। स्क्वायर की अगर बात देखो, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, बट जो स्क्वायर जो होता है ये भी हो सकता था इसका आंसर, बट स्क्वायर जो है एक स्पेशल केस है,
स्क्वायर क्या है, स्पेशल केस है। ये रोम्बस का जो है, रोम्बस का यहाँ ये क्या है, जनरल जो है, जनरल जो हमारा जनरल फॉर्म है ये किसका, रोम्बस का। तो ये इसका आंसर नहीं होना था, हो सकता था बट नहीं है। तो रोम्बस में भी 4 साइड होती है और इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है, तो ये इसका स्पेशल पार्ट है, ये स्पेशल केस है रोम्बस का, ठीक है। यहाँ जनरल आंसर क्या होना था, रोम्बस ही होना था। रेक्टेंगल की सिर्फ 2 साइड जो है आमने साइड की इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। और रोम्बस का आपको पता होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, रोम्बस का इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। इसके विकर्ण जब ये ऐसे बनता है ना, इसके चारों साइड इक्वल होती है, तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, ये D1 विकर्ण होते हैं, D2 विकर्ण होता है, तो ये किसके इक्वल आते हैं, एरिया इसका 1/2 इंटू डायगनल 1 डायगनल। बट फॉर्मूला नहीं पूछा है, मैं पूछा है जिसकी जो है चारों जो साइड इक्वल होती है, तो कौन सा होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा, ठीक है, समचतुर्भुज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इसमें क्या दिया है, A traffic planner is modeling 2 bus routes using the equation x plus 2y equals to 8 and 2x plus 4y equals to 12, where x and y are distances in kilometer using the graphical method. Which statement is correct about their intersection? कि जो एक यातायात योजनाकार जो है 2 बस मार्गों का मॉडल तैयार करे, 2 बस मार्गों का उसने मॉडल तैयार करना है, जिसके लिए समीकरण उसने समीकरण बनाई x plus 2y equals to 8, 2x plus 4y equals to 12। अब समीकरण इसने क्या बनाई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, एक बनाई 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते थे, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे समीकरण। मैंने आपको बोला था जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, a1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, यानी y1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी c1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। इस तरह a2 की वैल्यू जो x, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा a1 b1 c1 a2 b2, यहाँ पे हमें b c ले लें, तो यहाँ पे b1 लो, तो b2 लो, b2 का y का कॉफिशिएंट कितना है, 4 है, यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी है, 12। अब इसमें मैंने आपको था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तो ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन आपके पास दिया है, ये भी मैंने आपको एक टेबल सा बनाया था, अगर आपको याद होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है, सारी जो इक्वेशन क्या है आपकी इक्वल है, a1 इक्वल टू b1 इक्वल, तो इसमें तो होता है कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। बट क्या ये सेटिस्फाई करा, a1 अपॉन a2 में कर लेती हूँ 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 8 अपॉन 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या बन रहा है ये मेरे पास 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 2/3, क्या इक्वल है, देखो 1/2 इक्वल्स टू, सॉरी क्या करते हैं, ये तो इक्वल ही था, ठीक है, ये तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 है, क्या ये 2/3 की इक्वल है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या, ये वाली कंडीशन तो नहीं बन रही, यानी इसमें जो है ये नहीं बन रहा है कि इसमें कोइंसिडेंट लाइंस होगी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए होता है, तो ये तो नहीं बन रहा। ये बन रहा हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कहाँ, इसमें लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन्स होती है, इसमें आपको मैं ग्राफ के माध्यम से बना दूंगी, ये पैरेलल लाइन्स इसमें होगी, तो इसमें जो पैरेलल लाइन में होता है नो सॉल्यूशन, तो इसमें पैरेलल लाइन कहीं दिख रहा था आंसर। द लाइन इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट, देखो इंटरसेक्ट कब करती है लाइन, इंटरसेक्ट तो तब करती है ना अगर ऐसा होता a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब ये इक्वल ही नहीं होता, ठीक है, तो इंटरसेक्ट तो नहीं आना था, ये कंडीशन नहीं है। द लाइन्स कंप्लीटली ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप भी नहीं कर रही है। द लाइन्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्ट भी इसमें लाइन क्या करी थी, द लाइन्स इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक, या फिर द लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इज अदर, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या, इसमें आता लाइन्स पैरेलल होगी, देखो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओवरलैप भी नहीं करेगी और इंटरसेक्ट तो मैंने बोला नहीं करेगी, तो क्या बचता हमारे पास ऑप्शन डी इंटरसेक्ट, यानी पैरेलल होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करता। मैं आपको ग्राफ भी बना देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इक्वेशन हमें क्या दी थी, हमें दी थी एक दी थी हमें कौन सी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और एक दी थी हमें 2x, आगे क्या था 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ पे जो है वैल्यू निकाल लो x और y की, अगर x मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 जा 8, अगर मैं y 0 पुट करती हूँ x की वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर x की वैल्यू जो है मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो y की कितनी हो जाएगी 4 3 जा 12, y 0 पुट करती है 0 हो जाएगा पूरा, तो 2 6 जा 12 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं,
ठीक है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होती है हमारे वाई एक्सिस, ठीक है। अगर ये मान लो 0 है, देखो यहाँ पे 0 और वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, इधर को जाएगी 1 2 3 4 3 4, ये तो यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है, 0 एंड 4। फिर x की वैल्यू 8 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो लाइन ऐसी जो आपकी बनेगी। फिर इस वाली, ये वाली लाइन, ये लाइन तो थी हमारी कौन सी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ देखो x अगर 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 3, 1 2 3, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है y अगर जो है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये थोड़ा मेरी लाइन नीचे आ गई, यहाँ पे आनी चाहिए थी ये थोड़ी ऊपर को लाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। x की वैल्यू अगर जो है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, अभी कहाँ तक गए थे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है ना। देखो मैं पीछे तक जाए तो 6 में यहाँ बना देती हूँ, 6 और 0, तो ये वाली लाइन जो यहाँ पे मिलेगी ऐसे, ठीक है। अब ये लाइन देखो एक दूसरे के पैरेलल है ना, ऐसे बन रही है लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये लाइन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, ये लाइन भी जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, तो ये एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी। तो ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं भी ओवरलैप नहीं करेगी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो आंसर क्या आना था, ऑप्शन डी। इसको आप इस मेथड से भी कर सकते थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा था। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अगर इसमें दिया है विद साइड 2, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2। और इक्विलैटरल का ट्रायंगल का हमें पूछा फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्विलैटरल त्रिभुज का जो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है हमारा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड तो हमें कितनी दी है, इसने साइड दी है जी हमें 2 सेंटीमीटर। लगा दो इसको फॉर्मूले में, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 103/4 इंटू 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर था हमारा कहाँ पे, ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो थे 26 की लास्ट शिफ्ट में जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने वो सॉल्व कर लिए। अब हम 27 की 3 शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। अगर आपको जो मैथ्स की अपडेट, एग्जाम वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, बाय बाय।